नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। घंटी बजती रही और हो गया धमाका। जहां धमाके के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंडियन मुजाहिदीन की ओर शक का पुख्ता होना जारी है। चाहे बम बनाने का तरीका हो या फिर उसे प्लांट करने का, उंगलियां इंडियन मुजाहिदीन की ओर ही उठ रही हैं। कई और ऐसे सबूत और सुराग जांच एजेंसी को मिले हैं, जिसके आधार पर यह तय माना जा रहा है कि इन धमाकों में हाथ सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन का ही है। हैदराबाद धमाके का गुनहगार कौन? 16 बेगुनाहों के खून का जिम्मेदार कौन? क्या धमाके में थी लश्कर-ए तैयबा की साजिश? क्या इंडियन मुजाहिदीन ने दिया धमाके को अंजाम? गुरुवार की शाम आतंकवादियों की जिस कायराना हरकत से पूरा हैदराबाद दहल उठा, उसके गुनहगारों को तलाशने में जुटी हैं देश की सबसे काबिल जांच एजेंसियां। अब तक की जांच से तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। धमाके का तरीका और तमाम सुराग इशारा कर रहे हैं कि धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो लश्कर के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके के लिए सिमी से जुड़े स्थानीय लोगों की मदद ली थी। जांच एजेंसियों की शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर घूमने की दो खास वजहें हैं। पहला, बम बनाने का तरीका और दूसरा, बम लगाने का तरीका। अब तक की जांच से इतना तय हो चुका है कि इस बम में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल धमाके की जगह से किसी केमिकल के सबूत अभी नहीं मिले हैं, इसीलिए जांच एजेंसियां मान रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को आधार बनाकर बम तैयार किया गया था, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कुछ देर में उड़ जाता है। धमाके के लिए दोनों बम को साइकिल में टिफिन बॉक्स में रखा गया था, जो इंडियन मुजाहिदीन के पुराने मॉड्यूल से मेल खाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश का ताना बाना रियाज भटकल और उसके अहम साथी यासीन भटकल के इशारे पर बुना गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आईएम के आका रियाज भटकल ने जून 2012 में आतंकवादी इमरान, अकरम और मकबूल को हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके की रेकी करने का हुक्म दिया था। इमरान और उसके साथियों ने रेकी कर बाकायदा रियाज भटकल को जानकारी मुहैया कराई थी। इमरान वही शख्स है जिसने पुणे के बेस्ट बेकरी में धमाके को अंजाम दिया था। The government is committed to combat such cowardly terror attack, and it shall make all possible efforts to apprehend the perpetrators and masterminds behind the blast and ensure that they are punished as per the law. 2007 में भी यासीन भटकल ने अपने 4 साथियों के साथ दिलसुख नगर इलाके और इसके आसपास के इलाकों में बम प्लांट किया था। उस वक्त 3 धमाके हुए थे, लेकिन चौथा बम जो दिलसुख नगर में रखा गया था, उसे फटने से पहले नाकाम कर दिया गया था। साफ है कि रियाज भटकल शुरू से ही भीड़-भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी मिली गुरुवार को। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने महाराष्ट्र के अहमदनगर और नांदेड़ में टीम भेजकर आईएम के पुराने संपर्कों को खंगालने में जुट गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र से भी कोई ठोस सुराग मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक धमाके के ठीक पहले आजमगढ़ के इंडियन मुजाहिदीन के एक अहम किरदार का मोबाइल नंबर भी हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके में चालू पाया गया है। यह नंबर जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुआ और शाहीन नगर में आकर बंद हो गया। सुराग तलाशने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों का शक इंडियन मुजाहिदीन पर इसलिए भी और गहरा है क्योंकि पता चला है कि आतंकवादी संगठन का एक भगोड़ा आतंकवादी असदुल्ला अबरार धमाके से 3 दिन पहले मुंबई में था। ये वही अबरार है जिस पर सरकार ने 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। जाहिर है तमाम सबूत और सुराग एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब इंतजार है हैदराबाद के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए जाने का। कुछ महीनों की खामोशी के बाद आतंकवाद ने हैदराबाद में सर उठाकर सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है।
वैसे तो सुरक्षा एजेंसियां इन धमाकों में लश्कर तैयबा या फिर इंडियन मुजाहिदीन का हाथ देख रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता इन धमाकों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने को लेकर है, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो आने वाले समय में और भी धमाके हो सकते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ प्रबल प्रताप सिंह, हैदराबाद, आज तक। बज गई घंटी और हो गया धमाका। जहां हैदराबाद बम धमाके को अंजाम दिया एक घंटी ने आतंक का सरगना बेखौफ होकर मोबाइल फोन के जरिए साजिश रचता रहा और हर नापाक आवाज को सुनने का दावा करने वाली हमारी एजेंसियों को सुनाई नहीं दी इस सरगना की वो आवाज जो हैदराबाद के सैकड़ों मासूमों की अब चीत्कार बन गई है। सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं कि तरंगों में साजिश रचती यह खौफनाक आवाज उनके कानों तक कैसे नहीं पहुंची और इस घंटी ने कर दिया इतना बड़ा धमाका। फरवरी 13, 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में बम धमाका। दिसंबर 7, 2010 वाराणसी में धमाका। जुलाई 13, 2011 मुंबई में सीरियल बम धमाके। सितंबर 7, 2011 दिल्ली में बम धमाका। अगस्त 1, 2012 पुणे में सीरियल ब्लास्ट। धमाके होते जा रहे थे, देश दहलता जा रहा था, गुनहगार फोन पर साजिश रचता जा रहा था और पुलिस फिर भी बेसुध थी। जी हां, इंडियन मुजाहिदीन के सबसे खौफनाक आतंकवादी यासीन भटकल के बारे में देश भर में जांच एजेंसियों को जरा भी भनक न हो, लेकिन आज हम आपको यासीन भटकल का पता, फोन नंबर सब कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भटकल हिंदुस्तान के शहरों में घूम घूमकर मासूमों की लाशें बिछाता जा रहा था और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का दावा करने वाली एजेंसियां उसके साये तक भी नहीं पहुंच सकी। घबराइए मत, पहले बस इस नंबर को पढ़ लीजिए, 9990985606। इस नंबर से सैकड़ों मासूम लोगों की मौत की घंटी बजी। यह नंबर है हिंदुस्तान में सबसे बेरहम इंसान का, जिसने जब जी चाहा धमाके करके बेगुनाहों की जिंदगी छीन ली। मौत का यह नंबर फिर देखिए, 9990985606। इस नंबर को इंडियन मुजाहिदीन का सरगना और इंडियाज मोस्ट वांटेड यासीन भटकल हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रहा था। भटकल ने मुंबई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर दरभंगा तक साल भर में हजारों कॉल की, लेकिन हम यहां आपको हैदराबाद ब्लास्ट में तलाश किए जा रहे 2 और आतंकवादी भटकल की बातचीत का ब्यौरा देंगे। 1 फरवरी 2011 से लेकर 27 फरवरी 2012 तक यासीन भटकल ने वांटेड आतंकवादी तहसीन के फोन नंबर 8603544049 पर 369 बार बात की। यासीन ने 164 बार खुद आतंकवादी तहसीन को फोन मिलाया। तहसीन ने 205 बार यासीन से बात की। पुलिस का हमेशा से मानना रहा है कि बड़े आतंकवादी संगठन पकड़े जाने के डर से फोन छूते ही नहीं है, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा था। यासीन भटकल साल भर तक इस नंबर का इस्तेमाल करता रहा और रोमिंग के दौरान भी इस नंबर का इस्तेमाल होता रहा। जाहिर तौर पर साइबर क्राइम के दौर में जांच एजेंसियां सोती रही हैं। ये फोन नंबर जांच एजेंसियों और पुलिस के राडार से साल भर बचता रहा। मुंबई एटीएस रिपोर्ट में साफ ब्यौरा है कि यासीन भटकल इस फोन का 27 जनवरी 2012 तक इस्तेमाल करता रहा और इसी दौरान उसने मुंबई में बम धमाकों की खतरनाक साजिश रची और उसे जुलाई 13, 2011 को अंजाम दे दिया। धमाके के 6 महीने बाद तक भटकल ने इस नंबर का जमकर इस्तेमाल किया। हैदराबाद धमाकों के बाद जांच एजेंसियों को इंडियन मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी वकास पर शक है। वकास पाकिस्तानी मूल का रहने वाला है और इस वक्त हिंदुस्तान में छिपा हुआ है और देश में हो चुके कई धमाकों में वांटेड है। वकास हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर यासीन भटकल की तरफ फोन पर ही साजिश को अंजाम देता रहा। अब इस फोन नंबर को भी जरा गौर से देख लीजिए। नंबर है 8652603019। इस नंबर से वकार ने कई वांटेड आतंकवादियों को फोन किया और धमाकों की साजिश रची।
जब तक जांच एजेंसियां वकार के इस नंबर को अपने रडार पर ले पाती, अब तक ये नंबर बंद हो चुका था। अगर हैदराबाद बम धमाकों के पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन के शामिल होने की बात सच साबित होती है, तो जाहिर तौर पर ऐसे ही फोन नंबरों के जरिए इस साजिश का ताना बाना बुना गया होगा। हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज। शाम ढल रही थी। हैदराबाद के दिलसुख नगर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। लोग खरीदारी के लिए बाजार में मौजूद थे कि तभी अचानक दो जबरदस्त धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ब्लास्ट की जांच शुरू हो चुकी है और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पहला ब्लास्ट शाम 6:58 पर हुआ, जबकि दूसरा ब्लास्ट 7:01 पर हुआ। धमाके में टिफिन बॉक्स के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है, जिसे दो अलग अलग साइकिलों पर रखा गया था। दोनों साइकिल 100 मीटर के दायरे के भीतर ही रखी गई थी। पुलिस को धमाके की जगह से टाइमर भी बरामद हुआ है और जांच से जानकारी सामने आ रही है कि धमाकों को अंजाम देने के लिए आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से यूरिया, पेट्रोल और अमोनिया भी मिला है, जो इशारा कर रहा है कि धमाकों में इनका उपयोग किया गया है। इन्हीं तमाम वजहों से ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं। धमाका ऐसा है जिसको आईडी के कैटेगरी में आता है, जो भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है, जो बाइसिकल के पीछे इसको फिट करा हुआ है। दो जगह पे सेम दो बाइसिकल का इस्तेमाल करा हुआ है। तो जो भी मेटल कंटेनर में, एल्यूमिनियम का कंटेनर में एक्सप्लोजिव को रख के और टाइमर के साथ करने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर टाइमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी अदर टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स है वो ज्यादा फेल्यूर का रेट ज्यादा रहता है, टाइमर में सक्सेस रेट ज्यादा रहता है, इसलिए टाइमर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है इंडिया में। अभी तक की जांच में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने अक्टूबर 2012 में ही ब्लास्ट के लिए दिलसुख नगर की रेकी कर ली थी। फिलहाल जांच एजेंसियों को 3 लोगों पर शक है, जिनके नाम हैं तबरेज, वकास और मंजर। माना जा रहा है कि इन्होंने ही हैदराबाद धमाके को अंजाम दिया है। कसाब की फांसी के बाद लश्कर ने कहा था कि वो इसका बदला लेगी। उसी से जोड़ के इन धमाकों को देखा जा रहा है कि कहीं हो ऐसा ना हो कि लश्कर की जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मुजाहिदीन, उसके उन कारिंदों ने जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तबरेज का आ रहा है, जिसकी मूवमेंट देखी गई मुंबई में करीब 3-4 दिन पहले, हो सकता है उन भगोड़ों ने मिल करके इस बड़े धमाके को अंजाम दिया हो। अभी तक फिलहाल इनके पास कोई भी पुख्ता सबूत, किसी जांच एजेंसी के हाथ कोई ठोस लाइन नहीं निकल के आई है। हालांकि वो उन पुराने जो सबूतों के बिना पर इस निष्कर्ष पर फिलहाल अभी तक पहुंचे हैं। हो सकता है कि लश्कर के लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया हो और उसके लिए फ्रंट के तौर पर इंडियन मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया गया हो। धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि अगस्त 2012 के पुणे सीरियल धमाकों को भी बिल्कुल इसी तरह से अंजाम दिया गया था। पुणे के सीरियल ब्लास्ट में भी ब्लास्ट के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया था और 6 धमाकों का वक्त भी शाम 7 बजे से शाम 7:14 के बीच का ही था। दिलसुख नगर में जिन जगहों पर धमाका हुआ है वहां 2 में से 1 सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। उसके तार पहले ही निर्माण कार्य की वजह से काट दिए गए थे। मुमकिन है कि दहशतगर्दों को इसकी भी जानकारी हो। दिलसुख नगर की जिस चाय की टपरी पर ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही फीट दूरी पर आप देख सकते हैं कि एक पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये बहती सड़क पर ध्यान रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। उसी तरीके से इस कैमरे के कुछ ही फीट की दूरी पर एक दूसरा कैमरा आप देख सकते हैं और उसके बगल में ही जो दूसरी साइट है वहां पर ब्लास्ट हुआ था। जो दूसरा जो बस स्टॉप आप देख सकते हैं वहां पर दूसरा ब्लास्ट हुआ था। उम्मीद की जा रही थी कि एक अहम सुराग साबित हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं सीसीटीवी कैमरा से कुछ अहम सुराग उनको मिल पाएंगे। लेकिन ये पता चल पा रहा है कि मेट्रो का काम जो हैदराबाद में शुरू होने वाला है, जिसके चलते इनकी केबलें काट दी गई थी, उसमें से एक ही सीसीटीवी कैमरा जो आप देख सकते हैं वो चल रहा था। अब इस कैमरा में अगर कुछ कैद हुआ है तो वही पुलिस का सुराग बन पाएगा। धमाकों को अंजाम दिया जा चुका है, कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। अब कम से कम ये उम्मीद है कि जांच से जो जानकारी सामने आएगी उसके बूते भविष्य में ऐसे आतंकी हमलों पर लगाम लगाई जा सके। साहिल जोशी और शम्स ताहिर खान के साथ प्रबल प्रताप सिंह, हैदराबाद, आज तक। घंटी बजती रही, साजिश रचती रही
और सुरक्षा एजेंसियां उस घंटी को नहीं सुन पाई और इस तरह से हो गया एक और धमाका।